बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन के अंदर। तो जो बीए फाइनल ईयर का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन का जो पहला पेपर होता है, तुलनात्मक लोक प्रशासनिक संस्थाओं से संबंधित मैं अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न लेकर आया हूँ। ये 14 प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, इनमें से ही लगभग प्रश्न आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, तुलनात्मक लोक प्रशासन का क्या महत्व होता है। तो हमें बताना है कि जो तुलनात्मक लोक प्रशासन होता है उसके क्या क्या महत्व होते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन का महत्व लोक प्रशासन के अध्ययन में संकीर्णताओं को समाप्त कर लोक प्रशासन को विशाल, गहन तथा उपयोगी व लोकप्रियता बनाना है। मतलब जो लोक प्रशासन होता है, मतलब प्रशासनिक सेवाओं के बारे में हमें उनकी जो अध्ययन है उसके बारे में जो अपन जानकारी प्राप्त है, उसकी कमियों को दूर करके हमें उसे जो तुलनाएं करके उसे विशाल और बड़ा करके गहन और महत्वपूर्ण और लोकप्रिय बनाना है। विभिन्न देशों की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक स्थितियों में अंतर होने से उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी अंतर होता है। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे भारत है और एक अमेरिका है, दो अलग अलग देश हैं, उनके अलग अलग प्रशासनिक व्यवस्थाएं मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? भारत के अंदर आपको प्रशासनिक व्यवस्था में क्या क्या अंतर मिलेगा, हमारी जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं उसके अंदर लोगों के जो रहन सहन है, हमारे देश के अंदर अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक से दो ही भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे यहाँ पे लोगों का जो बहुत सी जातियाँ या बहुत से लोग रहते हैं, एक देश के अंदर अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर जो जो है वो क्या है कि अलग अलग देशों के लोग रहते हैं। हमारे अंदर जातिगत व धार्मिक परेशानियां हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर रंग भेद की परेशानियां हैं। तो वहाँ पे जो नीतियों का निर्माण होगा वो किसके आधार पे होगा? अमेरिका के अंदर वहाँ की जो रहन सहन है, भौगोलिक स्थिति है, किसके भौगोलिक स्थिति के आधार पे, प्रशासनिक स्थितियों के आधार पे और सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थितियों पे। अब भारत की जो इकोनॉमी है या भारत की आर्थिक स्थिति है वो अमेरिका के मुकाबले थोड़ी कम है, तो हमारी इकोनॉमी है वो उसके जो नियम बनेंगे या जो जीडीपी जो अपना वित्त मंत्रालय के द्वारा जो भी नीतियां बनेंगी वो उसके आधार पे बनेंगी और अमेरिका की उसके आधार पे बनेंगे। तो इसीलिए हर देश की तुलना करके अगर हम उसका अध्ययन करेंगे तो हमें और अधिक तरीके से बेहतर चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि किस देश की किस प्रकार से प्रशासनिक सेवाएं हम बना सकते हैं। अब बढ़ते अपन 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जेबी निषेधाधिकार क्या होता है? देखो, निषेधाधिकार होता है, हम उसे वीटो पावर भी बोलते हैं। अब वीटो पावर क्या होता है पहले मैं आपको पढ़ के उसके बाद बताता हूँ। निर्णय स्थगित या रद्द करने का अधिकार को ही वीटो पावर कहते हैं। सरकार में इसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति किसी शाखा के पास अगर वीटो पावर है तो वो अन्य शाखाओं के निर्माण व और नियमों को स्थगित या रद्द कर सकता है। देखो, वीटो पावर एक तरीका की सुप्रीम पावर है, मतलब सर्वोच्च पावर है। अगर वह कोई भी संस्था का पास पावर है तो वो कोई भी उस निजी संस्था अगर कोई नियम वो कायदों को निर्माण कर रही है या कोई नीति को निर्माण कर रही है तो जो संस्था है, जो इससे ऊंची संस्था है जिसके पास वीटो पावर है, वो रद्द भी कर सका और स्थगित भी कर सका है। जय माता दी को उदाहरण दे के बताऊं, संसद का पास अपना कानून बनाने का अधिकार है। हर संसद में लोकसभा से राज्यसभा से जो बिल पास होके राष्ट्रपति के पास जाए, अब राष्ट्रपति के पास एक पॉकेट वीटो पावर हुआ है जिसका अंतर्गत की है कि वो कुछ अनंतकालीन तक अपने पास वो बिल ने राख सका है, उन स्थगित कर सका या फिर वापस विचार करने के लिए वापस भेज सका है। ये वीटो पावर हुआ है। जैसे यूएन के अंदर भी तो वीटो पावर होगी कि जो 5 जो वीटो पावर हैं, जो देश जन देशों के पास वीटो पावर है, बाकी एक नहीं और जितना भी देश को नियम बनाए और अगर उन्हें पसंद नहीं आए तो वो उन्हें कैंसिल कर सकें। सर्वोच्च पावर ने थे वीटो पावर बोल सको हो। ठीक है, अब बढ़ाएंगे अपन 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। फ्रांस के संविधान की 2 विशेषताएं बताइए। तो जो फ्रांस को संविधानों की कुछ विशेषताएं बतानी है, 2 या 2 से अधिक भी आ सकते हैं, तो इसमें मैं आपको 2 बता देता हूँ। फ्रांस में संवैधानिक प्रणाली को राजनीतिक प्रयोग की प्रयोगशाला होने की भी प्रतिष्ठा है। देखो, जो फ्रांस को जो संविधान है ना, उन राजनीतिक प्रयोग को भी प्रयोगशाला का योग, क्योंकि उठे अलग अलग प्रकार का राजनीतिक प्रयोग किया गया। इसकी सरकार का रूप एकात्मक है, मतलब एक केंद्रीय सरकार हुआ उठे, संघीय सरकार के रूप में है, और इसकी सरकार की शैली को अर्ध राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। इसमें राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली दोनों विशेषताएं हैं। तो इसमें कौन सी प्रणालियों की मुख्य विशेषताएं हैं? सर्वप्रथम तो इस चीज को ध्यान रखना, फ्रांस के अंदर जो सर्वोच्च नेता हो वो कौन सा है? राष्ट्रपति वह है। फिर उससे नीचे कौन सी प्रणाली जो सबसे महत्वपूर्ण है वह कौन सी है? संसदीय प्रणाली है। मैं सारी चीज थोड़ी तनख्या के लिए बताई गई ताकि थे नोट्स बना सको। अब अपन बढ़ाना 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। शक्ति पृथक्करण क्या होता है? पृथक्करण क्या होता है?
तो अपा बढ़ांगा शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत मुख्य रूप से सरकारी शक्तियों के 3 सूत्रों से बना है। मतलब कोई भी जो कोई भी संविधान है वो 3 प्रकार का पिलर्स है, 3 पिलर्स जिन बोले जाए ऊपर टिक्यों रहे। संसदीय प्रणाली, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी और इन तीनों से बने हुए हैं। एक ही व्यक्ति को राज्य के 3 अंगों में से एक से अधिक का सदस्य नहीं होना चाहिए। शक्ति पृथक्करण को क्या मतलब अलग अलग जगह होना चाहिए कि कोई भी आया को व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो मतलब ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी है, जो जुडिशरी के अंदर भी है, मतलब आया को आदमी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी है और भारत को प्रधानमंत्री भी बन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को मुख्य न्यायाधीश भी बन रहे हैं और ब्यूरोक्रेसी में भी उनको अधिकार है। आया को नहीं होना चाहिए। यहाँ की व्यवस्था होनी चाहिए संविधान के अंदर जिसके अंदर एक व्यक्ति के पास एक ही वो होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। जैसे हर चीज़ स्वतंत्र होनी चाहिए तीनों तरीकों। और द्वितीय, एक ही व्यक्ति राज्य के 3 अंगों में से एक से अधिक का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नौकरशाही के 2 अवगुण बताइए। तो नौकरशाही वो है उसका 2 अवगुण क्यों है। पहला जो अवगुण है वो क्या है, लिपापोती। देखो नौकरशाही के अन्य महत्वपूर्ण अवगुण है वो क्या है, लाल फीताशाही। लाल फीताशाही का अर्थ क्या है, हद से ज्यादा मतलब कागज कार्रवाई पर ध्यान देना। इसका अर्थ यह है इसके अंतर्गत कार्य होने में पर्याप्त रूप से विलंब होता है। मतलब भाई बहुत ज़्यादा अगर कागज कार्रवाई को काम होगो, एक विभाग से कोई चीज़ दूसरे विभाग में जाएगी, तीसरे विभाग में जाएगी, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगे। अब भारत के अंदर अपना एक छोटो सो नियम लिया, अगर अपना ने एक छोटो सो भी कोई व्यापार करना है और अपना ने एक छोटो सो भी अगर कोई भी छोटो कागज बनाना है, जहाँ अपना ने मतलब अगर जाति मूल निवास भी बनाना है या आय प्रमाण पत्र भी अगर अपना बनाना है तो उसके लिए भी अपना कम से कम 4 से 5 विभाग का अंतर्गत अपना जाना पड़ा है। यही लाल फीताशाही के अलावा है। कर्मचारियों को इस बात पर तनिक भी असर नहीं होता है कि किसी कार्य कितनी शीघ्रता की आवश्यकता है। जहाँ एक छोटी सी चीज देखो, आय प्रमाण पत्र की कोई भी सरकारी योजना फायदा लेने की आय प्रमाण पत्र की जरूरत है और 2 दिन में 25 चाहिए था। और उस चीज में ओके कि मतलब 2 दिन बाद सोमवार ने था जरूरती और शनिवार इतवार ने तो छुट्टी रहेगी और सोमवार ने भी कोई सरकारी छुट्टी रहेगी, तो थारो काम तो रुक गो ना। बस यही सिस्टम है। तो सरकारी व्यवस्था की बहुत धीमत तरीका चला है। इससे जनता की दिक्कतों की चिंता नहीं होती है। मतलब हर जो सरकारी व्यवस्था है नौकरशाही के अंदर के हर काम एक सरकारी व्यवस्था का अंतर्गत चालगो, जिससे जनता से फिक्र से ज्यादा जो सरकारी काम है ऊपर ध्यान दिया जावा है। औपचारिकता की अधिकता, मतलब क्या काम में ना वास्तविकता। देखो भारत के अंदर कोई भी संवैधानिक प्रक्रिया हो के अंदर क्या है, जो कोई भी नीति बनेगी वो कागजों में बहुत स्वरूप लगेगी, लेकिन वास्तविकता जमीनी स्तर पर जब उतरे है ना तो वो इतना प्रभावशाली कौन रहा है, औपचारिकता की अधिकता ज्यादा मिलेगी। नौकरशाही व्यवस्था में कर्मचारी नियम व सरकारी प्रतिक्रियाओं का पालन करते हैं। मतलब नौकरशाही व्यवस्था तो भाई हर कर्मचारी नियम व सरकारी प्रतिक्रिया को पालन करना पड़ेगा। इस प्रकार बहुत अधिक औपचारिक बन जाते हैं। और यह क्या चीज़ है कि इसका कारण बहुत सारी चीज़ें कि औपचारिक रूप से बन जाए, मतलब ऊपरी ऊपरी सतही रूप पर हैं। वे नवीनता से भी अपने आप को दूर रखें। मतलब कोई भी चीज़ है भारत के अंदर, कोई भी नियम और कायदे देख लो या कोई भी राष्ट्र देख लो जो संवैधानिक प्रक्रिया पे ऊपर नियम व कायदा बनने में बहुत लंबो समय लग जाए। समझ रहे हो, बहुत कोई भी नई चीज़ आ रही है, जैसे आज का समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसकी समस्या है, तो ऊपर नियम बनाने के लिए भारत सरकार ने नियम बनाने के लिए 5-5 6-6 साल तक लग जाए। आज भारत के अंदर जितना भी कानूनी बस सब अंग्रेजा का ही लगभग उनमें अभी तक 100 साल बीत गया। अपना भारत ने आज़ाद होया 75 साल से ज़्यादा की अफवाह बना ली, लेकिन भारत ने अभी तक जो कानूनी बा उनमें बदलाव को नहीं होगा। इतना लंबा समय निकलने का बाद पे भी पत्रों व सरकारी कागजों का प्रारूप तैयार करते समय वे पुरानी भाषा व शब्दों का प्रयोग करते हैं। वे अपने कार्य के ऊपर उत्तरदायित्व लेने से दूर भागे। कदे भी देख लियो कोई भी कागज कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई के अंदर क्या है, सरकारी भाषा का प्रयोग करेगा जो कि आम जनता को नहीं समझ पावा है। अब आगे बढ़ा, विभागों को अधिक महत्व देना। नौकरशाही का एक बड़ा दोष ये है कि सरकारी के कार्यों को अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक विभाग अपने को आत्मनिर्भर बनाने की चिंता में रहे। जैसे देखो इसका अर्थ यही है कि हर डिपार्टमेंट को आपको काम रखो। जहाँ कृषि डिपार्टमेंट है उसको अलग काम रखो, पंचायती राज को अलग काम रखो, पुलिस को आपको अलग काम रखो। हर डिपार्टमेंट को यही सोच रहे कि आप अपने डिपार्टमेंट ने आगे बढ़ावा। एक सामूहिक रूप से देश ने आगे बढ़ाने की जो भावना है वह इस चीज़ से क्या कमजोर हो जावा है और दूसरे विभागों का सहयोग प्रदान नहीं करते हैं। देखो काफी बार थे देखे होगा जब बंगाल को एक छोटा, इसके अंदर दूसरा पॉइंट क्या, विभागों को अधिक महत्व देना। नौकरशाही का सबसे बड़ा दोष यही है कि सरकार के कार्यों को अलग अलग विभागों में बांट दिया जाए।
जहाँ देखो नौकरशाही कार्य के अंदर क्या होगा, जहाँ आप भारत के अंदर देखा कृषि विभाग को सिर्फ कृषि विभाग से रिलेटेड काम रखो, पंचायती राज को पंचायती राज से रिलेटेड रखो, कानूनी व्यवस्था को रिलेटेड कानूनी व्यवस्था को रखो, और पुलिस को जो प्रशासनिक सेवा है उनको प्रशासनिक सेवा काम रखो। हर विभाग को अपना अपना कार्य हो रहा है। प्रत्येक विभाग अपने को आत्मनिर्भर बनाने में चिंतित रहता है, वह दूसरे विभागों में सहयोग प्रदान नहीं करता है। मतलब हर डिपार्टमेंट यही चाहोगे कि मारो विभाग आगे बढ़े। इससे क्या सामूहिक रूप से आगे बढ़ने की जो भावना है वह थोड़ी कमजोर हो जाए है। ठीक है, काफी बार थे देखा होगा कि संस्थाओं में भी आपस में टकराव की भावना देखी जाए। जहाँ मैं थाने एक छोटी सी चीज बताऊं, काफी बार थे देखा होगा कि सीबीआई है जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, वह बंगाल के अंदर थोड़ा सा दिन पहले गई कोई मामला हो तब उसके अंतर्गत ये होगी जो जो सीबीआई ने भाई लोकल पुलिस एविडेंस देगी कि भाई ये मामला है, तो उठे कि जो सीबीआई आरोप लगाए कि जो बंगाल की जो पुलिस है बस सीबीआई को सहयोग कौन कर रही है, उन्हें एविडेंस कौन दे रही है, जो जो उठे को जो कैदी है उन्हें सौंप रही कौन है। तो यो तरीकाओं के दिखाओ कि एक दूसरे विभाग अपने आप में सहयोग कौन करें। प्रत्येक विभागीय अधिकारी अपने विभाग को छोटा सा साम्राज्य समझने के लगता है। मतलब हर विभागीय अधिकारी हो ना वो अपने आप ने मतलब वो विभाग को हो एक अंग मंगन लग जाए। वो सोचे कि भाई अपना ना अपने से मतलब हो, दूसरा से कोई मतलब को नहीं। और इस बात का भूल हो जाता है कि वो समुच्चय प्रशासन का एकमात्र अंग है। और इस चीज से जो सामूहिक रूप से आगे बढ़ने की भावना है, या फिर जो एक समुच्चय जो सारो प्रशासन है या देश की प्रगति में थोड़ी सी क्या कमजोरी आ जाए है। अब आप बढ़ांगा 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। संसदीय अवस्था के 2 अवगुण के। अब आप इस चीज पर टिप्पणी करेंगे भाई संसदीय अवस्था के 2 अवगुण है। पहला क्या है, नीतिगत निरंतरता का अभाव। तो संसदीय शासन अवस्था में की प्रकृति अस्थायी हुआ है, परिणाम स्वरूप नीतियों में निरंतरता का अभाव होता है। जो देखो संसदीय जो शासन व्यवस्था हुआ है ना, बाकी है उसके अंदर हर बार समय समय पर थे देखा होगा कानून के अंदर संशोधन होता रहे, नीतियों को निर्माण होता रहे। जब मैं एक छोटा सा उदाहरण देके देखूं, अपन राजस्थान के अंदर हाँ पिछला थोड़ा सा दिन पहले जब कोई कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर जो जैसे कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उनकी जो स्वास्थ्य बीमा योजना थी चिरंजीवी योजना, उसका अंतर्गत के जो 25 लाख को लोगों ने अनुदान मिला कर। तो लेकिन अब के गवर्नमेंट चेंज होगी, अब उन्हें चेंज करके अंदर के अंदर बना दी आयुष्मान भारत योजना के अंदर नियम भाई ही नियम कायदे सभी वही रहे, लेकिन बार बार उसे के चेंज करना पड़ा, कार्ड बनाना पड़ा हर बार। और इससे क्या जनता हर बार परेशान होती रहे। हर कोई नई गवर्नमेंट आओगी बा कुछ नई नीति लाओगी, सिर्फ काम वही नाम बदल दिया जाए। इससे क्या नीतिगत जो निरंतरता है वो के अभाव रहे और जनता हर बार परेशान होती रही चीज से। और इससे देखो जो यह ही सबसे बड़ी कमजोरी है कोई भी संवैधानिक देश ने बहुत जल्दी प्रगति करने से बचने के लिए। दूसरी है शक्तियों का अस्पष्ट अभाव होना। कार्य प्रणाली विधायिका और न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं होता है। मतलब देखो संसदीय प्रणाली के अंदर क्या है, कार्यपालिका को अपना काम रहे, विधायपालिका को अपना काम रहे और न्यायपालिका को अपना काम रहे। एक छोटा सा उदाहरण देखो, जैसे विधायपालिका है, संसद है, संसद कोई भी कानून बना दियो, लेकिन अब वो कानून क्यों काफी बार जो न्यायालय के अंदर चले गए, लोगों पसंद को नहीं, एक जन विरोध निकल के आयो तो न्यायपालिका रद्द कर दियो। अब सरकार उन ऑर्डिनेंस बना ले आके और फिर से कानून बना के रद्द कर सके। तो इससे क्या है कि जो व्यवस्था है ना वह सही कौन रह पावा है, और ना ही जो कार्यपालिका है, विधायपालिका व न्यायपालिका है ना उसके अंदर शक्तियों को स्पष्ट विभाजन कौन रहे, हर को अलग अलग है। जैसे जैसे गवर्नमेंट चेंज होती रहती है हम ये सब देखने को मिलता है कि हमारे जो कार्यपालिकाएं होती हैं उसके अंदर अधिकारियों का ट्रांसफर और उनका जो पद है, पद की नियुक्ति ही भाई इस चीज पर निर्भर करें। तो इससे जनता को क्या कि विकास को नहीं हो पावे। 8 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश सिविल सेवा के 2 विशेषताओं के बताएं। तो सिविल सेवा राजनीतिक रूप से निष्पक्ष व सरकार से स्वतंत्र है। देखो सबसे पहले आप समझना यह जरूरी चीज है कि जो सिविल सेवा सबने पता है ब्रिटेन के द्वारा शुरू करी गई थी। सिविल सेवा एक प्रशासनिक सेवाएं हुई और यह कार्यपालिका का अंतर्गत आया है। देखो एक अंदर क्या है, ये या कोई भी सरकार का नीचे को नहीं हुआ, बल्कि एक निष्पक्ष संस्था हुआ और एक संवैधानिक संस्था भी हुआ है। हम यह जनता के प्रति जवाबदेही है, इन कोई मतलब को नहीं कोई सरकार की है, इनको काम यो यह जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून व नीतियों को जनता के रूप में लागू करना, और यह जनता के प्रति क्या जवाबदेही है। इसलिए हमें जो कुछ भी करना है उसके उच्चतम संभव मानकों को पूरा करना होगा। मतलब सिविल सेवा को काम अधिकारियों के काम है, जो भी नीति बनाई गई है या जो भी कानून बनाए गए हैं उन हर संभव मतलब जितनों संभव हो सका उतनों जमीनी स्तर पर सही तरीका से लागू करना है। सिविल सेवा पूरे देश में लोगों के सीधे सुविधाएं प्रदान करती है। अब जहाँ छोटो सा काम देखो, अगर थाने कोई भी पंचायती राज से रिलेटेड कोई भी काम है तो
अगर वो नहीं हो रहा है तो थे क्या जाओगा कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन है जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो थे जाओगा शिकायत कर देगा। तो वो क्या कि निवारण कर कौन सब चीज़ें डायरेक्ट जनता से जुड़ा हुआ है सिविल सेवा का अधिकारियों को, जिसमें शामिल होता है लाभ व पेंशन व भुगतान सेवाएं। अब आप बढ़ाएंगे 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ब्रिटेन के संविधान की क्या क्या विशेषताएं होते हैं। ब्रिटेन के संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं अलिखित व विकासवादी प्रकृति। अपना सबने बेरो है कि ब्रिटेन को जो संविधान है वो अलिखित है, मतलब लिखेड़ा संविधान को नहीं। भारत को संविधान है वो लिखित संविधान है, लेकिन ब्रिटेन को नहीं। ब्रिटेन संविधान की प्रकृति एकात्मक है और संसद के पास सभी कानून व संशोधन बनाने का अधिकार है। जो ब्रिटेन को कानून की प्रकृति भी क्या है, एकात्मक है। सबसे बड़ी चीज है जो कानून को निर्माण व कानूनों में संशोधन करने को जो अधिकार है वो की का पास हुआ ब्रिटेन, संसद का पास हुआ ब्रिटेन में। ब्रिटेन संविधान के मूल सिद्धांतों में से एक कानून का शासन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्रिटेन का जो कानून है जो उनमें मूल सिद्धांतों की है कानून का शासन, विधि का शासन है। दो चीजें तो थानके के याद रखनी है, एक तो यह है कि की प्रकृति के एकात्मक है। संसद का पास संसद सर्वोच्च हुआ है जिसके पास सभी कानून व संशोधन बनाने का अधिकार है। और ब्रिटेन का जो मूल सिद्धांतों क्या है, कानून का शासन है। अब आप 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ांगा कि चीन के संविधान की दो विशेषता बताएं। तो भाई चीन को जो संविधानों की दो विशेषता की, पहला क्या है, लिखित व अधिनियत संविधान। तो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना का पूरा नाम क्या है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का संविधान प्रकृति में लिखा गया। जब भारत को अपन जब लिख रहा हो ना भैया, चाइना को संविधान भी लिखे हुए संविधान है। ये एक संक्षिप्त दस्तावेज है जिसमें 138 लेख व 4 अध्याय में विभाजित है। इसमें कितना है, 138 लेख व 4 अध्याय में विभाजित है। दूसरों क्या है, एकात्मक प्रणाली। 1982 का संविधान पिछले संविधान की तरह एकात्मक प्रणाली प्रदान करता है, मतलब सर्वोच्च जो शक्तियां हैं वो किसी एक व्यक्ति के पास, जो वहां का राष्ट्रपति या होता है उसके पास होती हैं। ये केंद्र में शक्तियों का केंद्रीकरण का प्रावधान करें। सर्वोच्च शक्ति के पास ही चाइना के अंदर, बाकी केंद्र सरकार के पास ही केंद्रीय शक्तियों को केंद्रीकरण करे गए हैं। हालांकि प्रांतों में स्वायत्त शासन व्यवस्थाएं और नगर पालिकाएं भी हैं। सर्वोच्च शक्ति के पास है, केंद्रीय के पास, लेकिन छोटा छोटा राज्य व प्रांत है उनमें के स्वायत्त इंडिपेंडेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन भी है और उठे नगर पालिका भी है। लेकिन केंद्र सरकार के पास शक्तियां हैं जिन्हें वो जब चाहे तब ले सकती है। मतलब सीधी सीधी बात है, सबसे ज्यादा सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार चाहोगी वो ही होगा उठे। 11 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन मंत्रिमंडल व सचिवालय के दो कार्य बताए। तो ब्रिटेन को जो मंत्रिमंडल और सचिवालय को क्या कार्य है, देखो कैबिनेट सचिवालय यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रालय को उनकी गतिविधियों मासिक सारांश के माध्यम से सभी मंत्रालय विभागों की प्रमुख गतिविधियों के बारे में सूचित करना। देखो जो सचिवालय है ना, उनको क्या काम रहे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या विभाग या मंत्री ही उन्हें सारी चीज़ों का बारे में सूचित करना कि भाई आज है प्रधानमंत्री है उन अमेरिका जानो है, कोई मीटिंग है, कोई सम्मेलन है जानो है। राष्ट्रपति ने यो कोई सम्मेलन है एक अंदर जानो है। जहाँ ऊर्जा विभाग है उकी पिछला दिना कोई एक नई नीति निकल के आई, ऊपर इतना काम बाकी है तो ऊपर काम करना है, या सीधो सीधो कि लेखा जोखा से संबंधित काम रहे सचिवालय को। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, फ्रांस के राष्ट्रपति की दो स्व विवेकी शक्तियों के बारे में बताइए। मतलब फ्रांस को राष्ट्रपति इंडिपेंडेंट रूप से स्व विवेक को प्रयोग करके क्या फैसला ले इसका यो बताना है। सबसे पहले क्या है, संकटकालीन शक्तियां। तो सबसे पहली चीज क्या है, मतलब जब देश के अंदर कोई प्रकार को संकट आ रहा है तो राष्ट्रपति बीच में आके और एक इंडिपेंडेंट होके अपना फैसला ले सका है। पढ़ांगा अपने थ्योरी के बारे में क्या है। वर्तमान संविधान में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है। संविधान की धारा 16 के अनुसार यदि गणतंत्र की संस्थाओं को गंभीर व तत्कालीन संकट उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्र की स्वतंत्रता, क्षेत्र की अखंडता या राष्ट्रीय दायित्वों का क्रियान्वयन खतरे में पड़ जाए। मतलब देखो जो अपना जो फ्रांस को जो संविधानों की धारा 16 के अंतर्गत के बताए गए हो, अगर जो फ्रांस गणतंत्र की उनका संस्थाओं के द्वारा अगर कोई संकट उत्पन्न हो जाए, मान आंतरिक कोई विरोध होगो या कोई संस्थाएं को नीति बना दी जिससे पूरे देश के अंदर विरोध होगो, अगर और कोई अया की नीति संसद के द्वारा बना दी गई इससे कि अंतर्राष्ट्रीय विरोध होगो, तो और उस जो देश की स्वायत्त या अखंडता के बीच में अगर कोई खतरों पड़ गो
तो संविधान द्वारा नियुक्त सार्वजनिक अधिकारियों के कार्य संचालन में बाधा पहुंचती है, या फिर कोई भी जो सरकारी कर्मचारी है उसका कार्य में कोई बाधा पहुंच रही है, तो राष्ट्रपति इन परिस्थितियों के समाधान है तो आवश्यक कार्रवाई कर सका। तो इक के बीच बचाव में राष्ट्रपति आके उठे कोई एक फैसलो ले सका है। फिर बी नंबर क्वेश्चन की है कार्यपालिका की शक्तियां, तो कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां भी हुआ राष्ट्रपति के पास। संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार राष्ट्रपति का यह कर्तव्य होता है वह यह देखे कि संविधान का उचित सम्मान दिया जाए या नहीं। मतलब राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 5 में यह चीज को कर्तव्य है कि वो यह देखा है कि जो फ्रांस का संविधान है उसको सही तरीका से सम्मान होना चाहिए। संविधान राष्ट्रपति को राष्ट्र की स्वायत्त व राष्ट्रीय क्षेत्र की एकता व समाज समझौतों व संधियों को सम्मान के प्रति उत्तरदायित्व है। मतलब देश से संबंधित जितना भी फैसला हुए हैं राष्ट्रपति उन पर के उत्तरदायित्व है उनका प्रति। आज के जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है पद वर्गीकरण के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो आपको बताना है कि पद वर्गीकरण क्या होता है। पद वर्गीकरण लोक सेवाओं को एक रूप से पद कार्य भाषा में वर्गीकरण करने का प्रयास है। पद वर्गीकरण में सही परिभाषा, क्रमबद्ध व्यवस्था तथा लोक सेवा में प्रत्येक कर्मचारी की स्थिति का सही और निष्पक्ष मूल्यांकन कर निष्पक्ष तथा समान व्यवहार की नींव का उद्देश्य डालने का प्रमुख उद्देश्य है। देखो मैं सही चीज बताऊं, पद वर्गीकरण क्या है। जहाँ थे कोई भी सरकारी कार्यालय के अंदर जाओ, एक छोटी सी चीज बताऊं मैं थाने, जहाँ थे स्कूल के अंदर पढ़ा होगा उसके अंदर हर एक डिपार्टमेंट को एक अधिकारी हुआ है। छोटा छोटा देखो टीचर हुआ है, कोई भी टीचर के अंदर भी अलग अलग डिपार्टमेंट हुई, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, प्रोफेसर। ठीक है, जो अब देखो फर्स्ट ग्रेड को बहुत 5वीं तक पढ़ाओगे और या 8वीं तक पढ़ा सका है, या फिर जो सेकंड ग्रेड वो 10वीं तक पढ़ाओगे, जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर वो 12वीं तक पढ़ाओगे। फिर उन सबके ऊपर क्या प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के ऊपर क्या रखो जो SDM वगैरह होगा, जो प्रशासनिक सेवा अधिकारी रहेगा, या फिर हंसों ऊपर जो अधिकारी रहे जो शिक्षा अधिकारी रहेगा। यहाँ के एक नियमबद्ध तरीका से क्रमबद्ध तरीका से अधिकारी देखना मिलेगा। जहाँ पुलिस के अंदर कांस्टेबल होगो, फिर हेड कांस्टेबल होगो, फिर इंस्पेक्टर हो, सब इंस्पेक्टर होगो, फिर इंस्पेक्टर होगो, फिर उस ऊपर DGP, फिर SP, ऐसे कर करके ऊपर तक प्रणाली जाए। या कि एक क्रमबद्ध प्रणाली है। हर एक अधिकारी को अपना एक निश्चित कार्य रहे। इससे क्या है कि हर अधिकारी ना फैसला लेने में फर्क पड़ा है। जैसे प्रिंसिपल को कार्य है कि वो सारी स्कूल का जितना भी टीचर है उन सबको देखभाल करोगो, या फिर जो स्कूल में फैसला लिया जाने बोले होगो। तो हर को एक क्रमबद्ध तरीका से कार्य रहे और एक नियमबद्ध प्रणाली है। आज को जो लास्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन ऊपर पढ़ांगा विधि का शासन। तो विधि का शासन क्या है। विधि का शासन जिसे विधि के सर्वोच्च रूप से जाना जाता है, जिसका अर्थ है कोई भी सरकार सहित विधि से ऊपर नहीं है। मतलब विधि को शासन को अर्थ यह कि सर्वोच्च शक्तियां होती हैं वो विधि के पास है, कानूनी के पास होती हैं, या कोई उठे को देश को सुप्रीम कोर्ट हो है उसका पास हुआ है। ठीक है, विधि का शासन एक विविध सिद्धांत है, मतलब एक बहुत डाइवर्सिफाई प्रिंसिपल है, जिसमें सरकारी अधिकारियों को मनमाने निर्णय विरुद्ध विधि का एक राष्ट्र के रूप में सम्मान करना होता है। मतलब एक अंतर्गत क्या है, कोई भी सरकारी अधिकारी है ना आपको मनमर्जी कौन कर सका है। ठीक है, उन्हें एक नियमबद्ध तरीकों कार्य करना पड़ेगा। जहाँ भारत के अंदर देखो, जहाँ कोई भी अधिकारी है, पुलिस को अधिकारी ले लो, कोई भी सब इंस्पेक्टर ले लो, कोई पोस्ट को है, वो मनमानी कर रहे हो। मतलब जनता जा रही है, उनकी रिपोर्ट कौन लिख रहे हो, उन पर कार्रवाई कौन कर रहे हो, एक निष्पक्ष कार्रवाई कौन कर रहे हो, मतलब कोई पक्ष को फायदा ले रहे हो। तो आप कटे जा सका कोर्ट के अंदर जा सका, और अफवाहों के खिलाफ क्या कर सका, अपील कर सका, और कोर्ट के एक ही उन बुला के अपने पास निष्पक्ष कार्रवाई करने के प्रति ऑर्डर देगो। अगर वो नहीं माना तो पर उचित कार्रवाई करी जाएगी। तो इस चीज का अंतर्गत क्या है कि सरकारी अधिकारी ना अपना मनमानो रूप से कार्य कौन कर सके, हुन देश ना आगे बढ़ाने के लिए फैसला लेना पड़ेगा, और हुनने के एक निश्चित तरीका से संविधान में बने हुए नियम कायदा के अंतर्गत ही चलना पड़ेगा। इस चीज ने क्या कहा जाए, विधि को शासन कहा जाए। आज के बस सिर्फ इतने क्वेश्चन थे, आप ये 14 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इन्हीं में से आपको लगभग क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद।